फेज हैं, RYV सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम है, ठीक है। तो पूछ रहा उनके मध्य कोणीय विस्थापन कितना होगा। ये तो कई बार आपने देख लिया, तो 120 डिग्री का एंगल उसके बीच में होता है। जो तीनों बाइंडिंग्स होती हैं उनके बीच में, जो 3 बाइंडिंग्स होती है उनके बीच में हमेशा 180 डिग्री का कोण होता है। ये 3 बाइंडिंग्स हैं तो इनके बीच में तीनों कोण रहेगा, 120 डिग्री का कोण रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 118, AC परिपथ में शक्ति केवल व्यय हो। तो देखो ये आप याद रखना हमेशा, जो शक्ति का व्यय करता है वो केवल प्रतिरोध करता है। क्या करता है भैया जी? प्रतिरोध करता है। और धारिता और प्रेरक कभी भी शक्ति का व्यय नहीं करती, जितनी मतलब L और C, L और C, L और C क्या है, जितनी शक्ति लेती हैं अगले चक्र में उतनी ही शक्ति डिस्पैच कर देती हैं। मतलब इनकी कुल शक्ति का मान हमेशा 0 रहता है, लेकिन प्रतिरोध हमेशा शक्ति का व्यय करता है, ठीक है ना। तो केवल प्रतिरोध के द्वारा ही शक्ति का व्यय किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 119 नंबर वाला क्वेश्चन ही गलत है, तो इसको हम पुटअप नहीं करते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 120 पर। देखो, 2 प्रत्यावर्ती परिणाम किस विधि से जोड़े जाते हैं। ये हम क्वेश्चन पहले भी देख चुके थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हमेशा जो भी है, जो प्रत्यावर्ती राशि हैं उनको हमेशा सदिश विधि के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 120 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। RLC दे रखा है परिपथ है, जिसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस में और कैपेसिटेंस भी है। उसमें ये कंडीशन दे रखी है, उसमें कंडीशन क्या दे रखी है, XL छोटा है XC से, मतलब XC का मान बड़ा है। अब मैंने आपको पहले ही बता दी, यदि कैपेसिटेंस वाला केस है तो हमेशा धारा आगे रहेगी, लीडिंग फैक्टर में जाएगी, ठीक है ना। तो अग्रगामी धारा रहेगी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। यदि ये जस्ट रिवर्स होता तो उस स्थिति में ये रिवर्स मतलब पश्चगामी रहती। देखो हमेशा कैपेसिटेंस वाले केस में जो धारा होती है वो हमेशा अग्रगामी रहती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो, पावर दे रखी है √3, पी का मान दे रखा है, P बराबर दे रखा है √3 B गुना I × cos ∅ जो कि होता है। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है ये किस पर लागू होता है, या स्टार कनेक्शन पर होता है, या डेल्टा पर होता है, या फिर दोनों पर होता है। तो भैया जी ये फॉर्मूला दोनों पर ही लागू होता है, ठीक है ना। स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। दोनों पे ये फॉर्मूला लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, RL मतलब रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है, जिसका 6 ओम है और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान है 8 ओम। तो इसका इम्पीडेंस Z ज्ञात करना, ये पहले ही हम काफ़ी बार कर चुके हैं। Z बराबर हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो मतलब 6 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, जिसको अंडर रूट करेंगे तो ये शायद 100 हो जाएगा। तो 10 ओम इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, AC परिपथ में धारा की दिशा, मैंने देखो पहले बता दी, AC परिपथ में जो धारा की दिशा है वो हमेशा प्रत्येक क्षण चेंज होती रहती है। तो देखो पल पल से बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हर बार चेंज होती, प्रत्येक क्षण बदलती रहती डायरेक्शन, जैसा कि चित्र में देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 125, इंडक्शन की इकाई क्या है। ये तो काफ़ी सीधा है, हेनरी इज द आंसर इज द। तो 125 को डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, हेनरी होती है। नेक्स्ट देखो, एक संधारित्र ऊर्जा को खालिस्तान संचित करता है। देखो इसका डायग्राम भी दिखा सकते हैं। ये देखो, ये जो 2 प्लेट्स होती हैं, ठीक, इनके अंदर ऊर्जा को स्टोर करता है, जिनको हम कहते हैं, मतलब ये होती कुचालक पदार्थ होता है। ये क्या होता है, कुचालक पदार्थ होता है। और जिस कुचालक पदार्थ इसके अंदर होता है उसी के नाम से कैपेसिटेंस का नाम पड़ जाता है। जैसे पेपर है तो पेपर है, एयर तो एयर कैपेसिटेंस हो गया, अब्रक है तो अब्रक कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है ना। तो एक संधारित्र ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र में उनको चार्ज को स्टोर करता रहता है। जैसे कि इसमें आप चित्र में देख सकते हैं, प्लस माइनस के बीच में जो चार्ज स्टोर है, तो मतलब एक विद्युत क्षेत्र में ये ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछा है, एग्जाम लगभग 4-5 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है।
ये पूछ रहा है जो एक उपभोक्ता है, जो एक कस्टमर है, ठीक है ना, सामान्यतः उसको किस प्रकार के पावर फैक्टर की फ़ायदे रहता है, मतलब सही रहता है या फिर सस्ता पड़ता है। तो हमेशा याद रखना इसमें 0.95 पश्चिगामी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो पावर फैक्टर मतलब 0.95 लैगिंग, ये पावर फैक्टर सबसे ज़्यादा किफ़ायती रहता है किसके लिए, कस्टमर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, विशुद्ध प्रेरक मतलब इंडक्टेंस वाला केस है, एल वाला केस है, में पावर फैक्टर का मान हमेशा शून्य होता है क्योंकि उनके बीच में 90 डिग्री का कोण रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, 3 फेज इन्वर्टर के प्रचालन की विधि वही, या इसको 3 फेज इन्वर्टर बोल रहे हो या 3 फेज सिस्टम बोल रहे हो, हमेशा 120 डिग्री का ही एंगल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी तक करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्सएल एक्सी सबकी मान दे रखा है, ठीक है ना। तो वही जेड बराबर हो जाएगा रूट ऑफ द आर का स्क्वायर प्लस, अब देख लेते हैं एक्स और एक्सी में से कौन सा बड़ा है। एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो रखो वैल्यू, रूट ऑफ द आर स्क्वायर का मान कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर, ये प्लस एक्सएल का मान है 90 माइनस 60 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो कैलकुलेट करो, 40 का स्क्वायर मतलब इसको डायरेक्ट रखते हैं 1600 प्लस ये 30 हो गया या 9 से हो गया, ये हो गया शायद ये 2500 आ जाएगा। तो लगभग ये 50 ओम के आसपास, ये 2500 होगा तो 25 का रूट लेंगे अपन 50 ओम। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। यही फॉर्मूला है इम्पीडेंस वाला, जेड बराबर रूट ऑफ द आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब देखो एक्सएल और एक्सी में जिसका मान ज़्यादा है उसको अपन रख दे, और नहीं करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू माइनस में आ जाएगी, लेकिन इसके पे स्क्वायर है तो वो वैल्यू ऑटोमेटिक प्लस में निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो किसी को भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा तरीका ये है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको पहले लिखें और जिसकी वैल्यू कम है उसको बाद में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो भैया जी, धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से हमेशा कम होता है भैया जी। क्या होता है, जो धारा का औसत मान है वो होता है आरएमएस मान से हमेशा कम प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी दौलत परिपथ में, ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना, किसी दौलत मतलब ऑसिलेशन की प्रक्रिया की बात कर रहा है, किसी दौलत परिपथ में आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है सी वाला, एफ बटे 1/, ये है एफ बराबर 1/2 पाई है भैया जी, और ऊपर में रूट ऑफ द एल सी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी तक करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एसी के लिए संधारित्र द्वारा दिए जाने वाले विरोध को क्या कहा है। देखो धारा का विरोध करता है रेजिस्टेंस और संधारित्र का विरोध करता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है तो प्रतिरोध ही है, लेकिन इसको अपन कहेंगे कैपेसिटेंस रिएक्टेंस कहेंगे या फिर संधारित्र विरोध कहेंगे। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान खालिस्तान होता है। देखो हमेशा जो संधारित्र है उसमें पावर फैक्टर या तो रहेगा शून्य या फिर लीडिंग रहेगा, क्योंकि ये कैपेसिटेंस वाला उदाहरण है, ये सी का उदाहरण है। तो सी में हमेशा पावर फैक्टर या तो शून्य रहेगा या फिर लीडिंग रहेगा। तो डी ऑप्शन आ जाएगा, शून्य लीडिंग, ठीक है ना, शून्य या लीडिंग ऑप्शन रह जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये प्रश्न भाई साहब बहुत पूछा भैया जी, कई बार पूछा, पीवीसी फुल फॉर्म ऑफ द पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिससे कि जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल के जितने भी पार्ट्स आते हैं, स्विच हुआ या उसके होल्डर्स हुए या जितनी भी एमसी की जो सॉकेट्स हुई, वो सारी पीवीसी मटेरियल की बन के आती हैं, ठीक है ना। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का पूरा फॉर्म पीवीसी कहते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 136, यदि एक परमाणु के मतलब 4 बैलेंस बैंड जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले में चक्कर में खाली है, ये कोई चक्र है इलेक्ट्रॉन्स वाला, इसमें 1 2 3 4 बैलेंस बैंड है। तो वो जो होगा पदार्थ तो किस टाइप्स का होता, तो वो भैया जी सेमीकंडक्टर होगा, जिसको कहते हैं अर्धचालक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं भैया जी, सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं, सेमी
कंडक्टर, ये भैया जी इलेक्ट्रॉन्स का पार्ट है। किसका पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन्स का पार्ट है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर डिवाइस पे ही डटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे उस समय हम कहेंगे कि कैसे सेमीकंडक्टर बनते हैं, कैसे फाउंडेशन होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे इनको डिजाइन किया जाता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन करेंगे उसमें हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें केवल ये आ गया है बीच में एक क्वेश्चन, तो इसको हम हल कर लेते हैं। यदि 4 जो बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो जो द्रव होगा वो सेमीकंडक्टर के रूप में जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक संतुलित त्रिकला तारा संयोजित प्रणाली में कला वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच वही कौन सा है? त्रिकला फेज तारा, मतलब स्टार कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है? स्टार का। अब स्टार कनेक्शन में तो करंट तो I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर IL होगा, लेकिन वोल्टेज तो चेंजेस रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो वोल्टेज रहेंगे कि B पर फेज होगा B लाइन वोल्टेज बाय √3, ठीक है ना। तो V लाइन वोल्टेज निकालेंगे तो B लाइन वोल्टेज हो जाएंगे √3 B फेज। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन है बी, ऑप्शन द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्टार डेल्टा कनेक्शन वाले मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीक़ा से आपको रिवाइज किया है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखा करो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 138 रिएक्टेंस की यूनिट। देखो कोई सा भी रिएक्टेंस होता प्रतिरोध, ये होता क्या भैया जी? ये प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ओम ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये है ट्रेंगुलर वेव है भैया जी, ये ट्रेंगुलर वेव है स्टेप्स की, ठीक है ना। का पीक फैक्टर का मान कितना होता है? अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं काफ़ी 2-3 वेव्स के बारे में बात करूँगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तो हम फिलहाल क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं कि 139 में जो ट्रेंगल वेव उसका पीक फैक्टर कितना होता है भैया। जो उसका पीक फैक्टर होता है 1.73। कितना होता है? 1.73। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कितनी तरह की वेव्स हो सकती हैं। देखो भैया जी, अब देख लो साइन वेव है, ये हाफ वेव है, ये फुल वेव है, ये रेक्टेंगल वेव है, ये ट्रेंगुलर वेव है, ठीक है ना। अब सारे वेवों का कंप्लीट जो वेव्स हैं तरंग हैं उनका सारे इनका कंप्लीट अपन डेरिवेशंस मतलब अंतर देख सकते हैं। ये क्या वेव आपको दिखाई गई है? साइन वेव साइन, ये हाफ वेव, फुल वेव है, ये रेक्टेंगल है, ट्रेंगल है। दूसरा इनका RMS वैल्यू दिखा है। ये पूरी सारणी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये पूरी सारणी आपको IM है, IM, ठीक है। पूरी सारणी आपको याद होनी चाहिए। ये क्या है? इसका RMS वैल्यू है। तो साइन वेव का IM/√2 होता ही है, ठीक है ना। हाफ वेव का IM/2 होता है, फुल वेव का वही IM/√2 होता है, रेक्टेंगल वाले का IM होता है, और जो भी ट्रेंगुलर टाइप का उसका IM/√3 होता है। अब ये कौन सी वैल्यू है? ये एवरेज वैल्यू है। हम जानते हैं कि साइन वेव की एवरेज वैल्यू 2 IM/π होता है, लेकिन हाफ वेव में ये 2 हट जाता है, IM/π होता है, ठीक है ना। वही फुल वेव, देखो फुल वेव और साइन वेव लगभग एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनकी सारी वैल्यू भी एक जैसी हैं। 2 IM/π, वही रेक्टेंगल का होता है IM और ट्रेंगुलर का होता है IM/2, ठीक है ना। अब इसका फॉर्म फैक्टर क्या होता है? RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू होता है फॉर्म फैक्टर। तो इन दोनों वैल्यू को यदि हम डिवाइजेशन करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है। 1.1 किसका है? साइन वेव का है। हाफ वेव का 1.57 है, फुल वेव का वही 1.1 है, रेक्टेंगल का 1 होता है, और ट्रेंगुलर का 1.16 फॉर्म फैक्टर होता है। तो ये AC वाले तो फॉर्म फैक्टर आपको याद रखना ही रखना है। ये फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर AC वेव का तो याद रखना ही रखना है। अब जब आपने AC वेव का याद रख लिया तो फुल वेव का तो ऑटोमेटिक ही हो गया है याद, ठीक है ना। तो ये AC वाली साइन वेव वाली तो अपन के हमेशा कहीं भी कोई सा भी मान पूछ सकती है। पीक फैक्टर है, पीक फैक्टर क्या है? वो उसका मैक्सिमम वैल्यू बटे RMS वैल्यू, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है और बटे उसकी RMS वैल्यू क्या है, उसके अनुपात को हम पीक फैक्टर कहेंगे। तो उसी के अनुसार साइन वेव का पीक फैक्टर होता है 1.41, हाफ वेव का होता है 2, सबसे ज़्यादा हाफ वेव का होता है पीक फैक्टर, ठीक है ना, 2, किसी का भी नहीं है, देख लो आप।
तो यदि आपसे पूछे कि सबसे अधिक पीक फैक्टर किस वेव का होता है, कौन सी तरंग का होता है, तो हाफ वेव का पीक फैक्टर सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 2 होता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। हाफ वेव वाला सिस्टम तो वही है, रेक्टेंगल का 1 होता है और ट्रायंगल का 1.73 होता है। तो ये जो पूरी सारणी है ना, ये आपको एक एक पॉइंट वाइज ये याद होनी चाहिए कि कौन सी वेव्स है, क्या इसकी आरएमएस वैल्यू होती है, क्या इसकी एवरेज वैल्यू होती है, क्या इसका फॉर्म फैक्टर होता है, क्या इसका पीक फैक्टर होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं, और मैं इन चीज़ों को थोड़ी अलग अलग तरीके से आपको सिखाने की भी कोशिश करूँगा। अभी ये मेरी शुरुआत है क्लासेज, तो जैसे जैसे अपन नेक्स्ट क्लासेज में बढ़ते जाएंगे तो चीज़ों को हम उसी तरह आसानी से अपन सीखते जाएंगे। तो आपसे आशा करता हूँ जो भी वीडियो है आपको बहुत पसंद आ रही होंगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है या वीडियो पे कोई कमेंट करना आप चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। और प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता, प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिए। चलो आज के लिए इतना ही। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।